हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आपको पता है 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने हमसे 400 लाइट ईयर्स दूर ऑप्यूचूस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के एक्सप्लोजन को स्टडी किया था एंड They said that ये एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त था कि इसने ऑप्यूचूस क्लस्टर के बीच में एक छेद बना दिया जो इतना बड़ा था कि 18 मिल्की वे गैलेक्सीज उसमें समा जाए। पर यहाँ पर क्या आपको ये पता है कि ब्लैक होल्स ही नए गैलेक्सीज को जन्म भी देते हैं? क्या आपने ये पहले कभी सुना था? नहीं पता ना? चलो कोई नहीं, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। हम सबको साल में एटलीस्ट एक बार तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है और हाँ, हर बार जैसे ही हम क्लिनिक से बाहर निकलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि यार इस डॉक्टर की हैंडराइटिंग इतनी रिडिकुलस कैसे हो सकती है? क्या इसका रीजन उनका क्वांटिटी ऑफ वर्क है या फिर उन्हें मेडिसिन की स्पेलिंग ठीक से याद नहीं होती इसीलिए सिर्फ दवाइयों के इनिशियल्स लिखते हैं, या फिर जो लोग स्मार्ट होते हैं उनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है और इसलिए तो वो डॉक्टर्स बन पाते हैं? वैसे रीजन कोई भी हो, आपको जल्द ही उनकी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि अगला सवाल कुत्तों से रिलेटेड होगा, जो वैसे तो इजी है पर कुत्तों को पसंद नहीं आया तो आपकी तो खैर नहीं। तो सवाल कुछ ऐसा है ना कि आखिर डॉग्स चलती हुई गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं? क्या इसीलिए कि वो आपको चोर समझते हैं? अगर आपको भी यही लग रहा था ना, देन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप गलत हो, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक रीजन है जो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। हर बड़ी से बड़ी और छोटी सी छोटी घटना के पीछे कुछ तो साइंस छुपा होता है और इसी साइंस को डिस्कस करने के लिए मैं लेके आया हूँ हमारा ये वीडियो जिसमें आप गेट्स इट फ्लाई से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उनका जवाब मैं आपको दूंगा ऐसे ही वीडियोस की सीरीज में। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। Why do doctors have such bad handwriting? गाइस, इस सवाल का जवाब तो हम सभी को ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि 2006 की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 7,000 लोग इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि फार्मासिस्ट्स प्रिस्क्रिप्शंस को ठीक से पढ़ नहीं पाते और गलत दवाई दे देते हैं। नाउ दिस इज इनसेन, राइट? समस्या काफी गंभीर है पर हमें इस सवाल का जवाब न्यूट्रल होकर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हर आम आदमी इस सवाल का काफी बायस्ड और इनकम्प्लीट सा जवाब देता है कि डॉक्टर्स डू इट ऑन पर्पस ताकि आप सिर्फ उनके बगल वाले केमिस्ट से ही दवाई खरीदें और उन्हें उनका कमीशन मिल जाए। पर यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या इसका जवाब इतना सीधा और सिंपल है या इसमें कोई साइंटिफिक डेप्थ भी है? ये जानने के लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और ये पता लगा मुझे कि देयर आर एटलीस्ट 3 reasons why doctors have such bad handwriting. Let's understand them one by one. So यहाँ पर जो पहला रीजन आता है ना वो है डिटीरियोरेशन। जब एक मेडिकल स्टूडेंट या प्रैक्टिशनर एक सीनियर डॉक्टर के अंडर सीख रहा होता है तब उसको सीनियर डॉक्टर द्वारा दी गई ह्यूज चंक ऑफ इंफॉर्मेशन को काफी फास्ट नोट डाउन करना पड़ता है जिसके कारण अच्छी राइटिंग में लिखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और यही बिगड़ी हुई हैंडराइटिंग जब थ्रू आउट देयर एंटायर लर्निंग फेज कंटिन्यू रहती है तब नेचुरली उनकी हैंडराइटिंग डिग्रेड हो जाती है और लाइफ लॉन्ग वैसी ही रह जाती है इवन आफ्टर दे बिकम एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स। और यहीं पर आता है हमारा रीजन नंबर 2, क्वांटिटी ऑफ वर्क। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसा चैनल सजेस्ट करूंगा जो एक वर्ल्ड फेमस ट्रेडर है और इनका नाम है सौम्य रॉय, जो अपनी लाइफ में हॉलीडेज और आसान पैसे कमाने के तरीके सबको सिखाते हैं। वो कम हार्ड वर्क और ज्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। वो अपने सब्सक्राइबर्स को अमेजिंग वीडियोस और यूजफुल इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं और आप भी उन्हें फॉलो कर सकते हो और आज ही ट्रेडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना स्टार्ट कर सकते हो। उनका क्लब भी आप ज्वाइन कर सकते हो और कैश प्राइज भी जीत सकते हो, वो भी क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू जैसे आपको पता है बढ़ रही है। उसके साथ आपको Samsung Galaxy S20 Plus भी जीतने का मौका मिलेगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके फॉलो करो, क्या पता अगले विनर आप ही हो। जब एक मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर बन जाता है तब भी उसका स्ट्रेस कम नहीं होता क्योंकि एक मेडिकल वार्ड में कई पेशेंट्स होते हैं और इतने सारे पेशेंट्स को बहुत सी चीजें लिख के देना होता है, लाइक डिस्चार्ज समरीज, ड्रग चार्ट्स, रेफरल फॉर्म्स, पैथोलॉजी स्लिप्स, एक्सरे स्लिप्स और भी बहुत बहुत कुछ, जिसकी वजह से अगेन वही बात वापस आ जाती है, दे डोंट हैव टाइम टू राइट इन फैंसी हैंडराइटिंग। इनफैक्ट कभी कभी इतना वर्कलोड होता है कि डॉक्टर्स ऑफ्टन यूज एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स, जो कि है हमारा थर्ड रीजन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर स्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल,
हम अपने वन साइडेड व्यू के चलते इन सारे रीजंस को कंसिडर ही नहीं करते और डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को स्टेरियोटाइप कर देते हैं, जबकि जरूरी नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग बुरी हो। हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी हैंडराइटिंग डॉक्टर से भी काफी खराब है और उनमें से एक मैं भी हूँ। बचपन से मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब रही है, इतनी खराब कि मैं चाह के भी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं निकाल पाता। तो फिर इस स्टेरियोटाइपिंग का सामना डॉक्टर्स को ही क्यों करना पड़ता है? वेल, इसके पीछे भी एक रीजन है। डॉक्टर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी हैंडराइटिंग को बहुत लोगों की नजरों के नीचे से गुजरना पड़ता है, लाइक नर्सेज, मेडिकल टेस्ट प्रोफेशनल्स, वार्ड बॉयज, फार्मासिस्ट्स, पेशेंट्स एंड इवन रिलेटिव्स। लेकिन बाकी प्रोफेशंस के केसेस में ऐसा नहीं होता, इसीलिए लोग यूजुअली बुरी हैंडराइटिंग को डॉक्टर से ही रिलेट करते हैं। वैसे अच्छी बात तो यह है कि इस प्रॉब्लम को अब कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स नोटिस करने लगे हैं और अपना सिस्टम कंप्यूटर जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शंस पर स्विच कर रहे हैं। सो इससे हम एक्सीडेंटल डेथ्स ड्यू टू रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन की समस्या पर भी विजय हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। अब जब आप जान ही चुके हो हमारे डॉक्टर्स की बैड हैंडराइटिंग का राज, तो क्यों ना आप चला जाए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई डू डॉग्स चेज व्हीकल्स? सो The reason is dogs उनके ancestors वुल्फ की तरह काफी टेरिटोरियल होते हैं, यानी उनको अपने इलाके में कोई और जानवर आए या गवारा नहीं होता। इनफैक्ट ज्यादातर शिकारी जानवर ऐसे ही बिहेव करते हैं। पर ये जो डॉग्स है ना, क्या लगता है आपको वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं कि भाई ये मेरी टेरिटरी है, ये तेरी टेरिटरी है? तो एक्चुअली यहाँ पर उन्हें मुंह से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती। वो अपनी टेरिटरी की बाउंड्रीज को यूरिनेट करके, यानी कि मूत्र के पेशाब करके मार्क कर लेते हैं। इट्स लाइक हम जहां पर मूत्र विसर्जन करते हैं वहीं पर हमारी लाइन खत्म होती है। और ये तो आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कुत्ते अलग अलग जगहों पर यूरिनेट करते रहते हैं, इंक्लूडिंग आपके गाड़ी के मासूम टायरों पर। जब आप यही गाड़ी किसी नई जगह पर लेके जाते हो, तब उससे आती उस कुत्ते की स्मेल से वहां के कुत्ते चिढ़ जाते हैं और पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पर उनका कोई कॉम्पिटिटर है। और इतना ही नहीं, जैसे ही आप उनके टेरिटरी से बाहर निकल जाते हो, वो रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको उनकी टेरिटरी से बाहर सक्सेसफुली खदेड़ दिया। देखा भाई का कमाल। पर दोस्तों, कुत्तों की गाड़ियों के पीछे भागने का सिर्फ यही एक रीजन नहीं है। कुत्ता एक शिकारी जानवर है और वो इंस्टिंक्टिवली हर दौड़ती चीज का पीछा करने लगता है, क्योंकि वो उसे एज अ थ्रेट भी परसीव कर सकता है। जानवरों के दिमाग में ये बात जेनेटिकली एनकोडेड होती है कि मूविंग चीजों से उन्हें खतरा हो सकता है, और सिर्फ मूविंग चीज ही नहीं बल्कि तेज आवाजों से भी। और इनफैक्ट आप ये भी मानोगे नहीं कि जब वो बोर होते हैं तब भी वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए भी गाड़ी के पीछे दौड़ना पसंद करते हैं। सो यू नेवर नो कि कुत्ते के पीछे दौड़ने का एग्जैक्ट रीजन क्या है, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बट यस, ये सारे मुख्य रीजंस हैं। बट हाँ, अगली बार जब आप एक लॉन्ग ड्राइव पर जाओगे ना, तब गाड़ी को वॉश करवाना मत भूलना, क्योंकि ये एक सबसे बिगेस्ट फैक्टर हो सकता है जो मोस्टली सारे कुत्तों को ट्रिगर करे। क्वेश्चन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो है व्हाई इज आइस सो स्लिपरी। आई एम श्योर कभी ना कभी आपका भी जरूर मन किया होगा कि हिमालय पर जाकर आइस स्केटिंग किया जाए। पर क्या आप में से कोई ये जानता है कि हम आइस पर फिसलते ही क्यों हैं? तो इसका रीजन ये है कि पानी जब बर्फ जैसे सॉलिड फॉर्म में होता है, तब भी उसके सरफेस पर एक बहुत ही पतली लिक्विड वाटर की लेयर मौजूद होती है, जो उसके सरफेस को स्लिपरी बनाती है। और साइंटिस्टों के हिसाब से ये पानी की जो लेयर होती है ना, हमारे एक बाल के थिकनेस के 100 हिस्से जितनी पतली होती है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो तो ठीक है, लेकिन ये लेयर आखिर बनती कैसे है? बाकी के सॉलिड सब्सटेंसेस में तो ऐसा नहीं होता। तो इसके रीजंस वैसे तो कई सारे हो सकते हैं, पर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड 3 रीजंस है: प्रेशर, फ्रिक्शन और सरफेस मेल्टिंग। जहां अनलाइक अदर सब्सटेंसेस, सॉलिड पानी यानी कि आइस लिक्विड वाटर से कम डेंस होता है और ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब आइस सॉलिड होने के बावजूद भी और ज्यादा स्क्वीज किया जा सकता है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए जैसे ही हम आइस को होल्ड करते हैं या उस पर स्केट्स पहनकर उतर आते हैं, तब उस पर हमारे वजन का प्रेशर पड़ता है एंड उसके सरफेस का टेम्परेचर हल्का सा राइज हो जाता है, जिसकी वजह से वहां की बर्फ थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है। बाय द वे, इवन इफ दिस इज कन्विंसिंग, कई लोगों का यह भी मानना है कि बर्फ के मेल्ट होने की एक्चुअल वजह हमारे शूज और आइस के बीच होने वाली घसरण यानी कि फ्रिक्शन है, जो इतनी हीट जनरेट कर देती है कि सरफेस आइस को पिघला देती है। पर फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब हम बर्फ पर सिर्फ खड़े होते हैं, तब कौन सी घसरण पैदा हो रही है? और
यहीं पर आ जाता है हमारा तीसरा रीजन, जो है सरफेस मेल्टिंग। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जाने माने साइंटिस्ट माइकल फैराडे का है, जिनकी रिसर्च से ये सामने आया कि हवा के मॉलिक्यूल्स आइस के सरफेस मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह पर पकड़कर नहीं रख पाते और आइस के आउटर लेयर को अच्छे से इक्विलिब्रियम में नहीं ला पाते, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिलते रहते हैं। जबकि आइस के अंदर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टाइटली पकड़ कर रखते हैं और सरफेस पर हो रही इस मूवमेंट की वजह से सरफेस मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है, जो आइस के सरफेस को मेल्ट कर देती है। वैसे ये तीनों ही थियरीज एक दूसरे से कितनी ही अलग क्यों ना हो, इनको ना ही कोई पूरी तरह से प्रूव कर पाया है और ना ही पूरी तरह से डिस्प्रूव, बट these are the best explanations we have as of now. So friends, अब आप आइस के स्लिपरी होने की वजह जान चुके हो, तो क्यों ना चले हमारे चौथे और सबसे टफेस्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, जो है what if all the black holes exploded together? इस यूनिवर्स में करीब बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है और हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। फॉर एग्जांपल सैजिटेरियस हमारे मिल्की वे का सुपरमैसिव ब्लैक होल है, और ना सिर्फ बड़े वाले बल्कि इनके अलावा भी हर गैलेक्सी में 300 से 400 मिलियन छोटे ब्लैक होल्स मौजूद है। और ये सभी ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे खतरनाक एंटिटीज माने जाते हैं, क्योंकि जब ये तबाही मचाने पर आ जाते हैं ना बॉस, तो पूरे के पूरे गैलेक्सी तक को निगल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 में नासा के एस्ट्रोनॉमर्स ऑप्यूचूस क्लस्टर के सेंटर में मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के अवशेषों को स्टडी कर रहे थे यूजिंग चंद्रा एक्स एंड XNM न्यूटन टेलीस्कोप्स, और उस दौरान उनके कैलकुलेशन से ये सामने आया the energy that was emitted from the blast was so strong कि उसने टाइम एंड स्पेस को तक बेंड कर दिया और पूरे ऑप्यूचूस क्लस्टर को बीच से ही चीर डाला। That's supercalifragilisticexpialidocious, जिसका मतलब होता है by the way that's awesome, that's great, that's super। तो दोस्तों, अगर ऐसा ही कुछ हमारे मिल्की वे में मौजूद ब्लैक होल्स के साथ भी हुआ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्लैक होल्स असल में एक्सप्लोड होते हैं क्यों। तो भाई लोग, एक ब्लैक होल बेसिकली एक सन जैसे बड़े स्टार, और थियरी में सन से भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स टाइम्स ज्यादा बड़े स्टार की डेड बॉडी होती है, जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर खींचने लगती है, इंक्लूडिंग लाइट। इसीलिए ये ब्लैक होल कहलाए जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमको कोई भी चीज तब दिखाई देती है जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों या मेजरिंग डिवाइसेस तक पहुंच पाए, अदरवाइज वो चीज हमें नहीं दिखेगी और हम उसे मेजर ही नहीं कर पाएंगे। सो जब कोई ब्लैक होल 300 मिलियन सन्स जितने मास को गैदर कर लेता है, तब उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और सारी चीजों को उल्टी करके बाहर निकालने लगता है। इसी को ब्लैक होल एक्सप्लोजन कहते हैं, जहां हर एक्सप्लोडिंग ब्लैक होल के टोटल मैटर का 1% गैस एंड डीब्रीज के फॉर्म में उसके अराउंड घूमते रहता है, जिसे एक्रीशन डिस्क हम कहते हैं। ये डिस्क ब्लैक होल की खुराक के लिए मैटर सप्लाई करने का काम करता है, और जब ब्लैक होल के अंदर मौजूद मैटर लाइट की स्पीड से बाहर शूट हो रहा होता है, तब उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एनर्जी एक्स रेज, गामा रेज जैसी टॉक्सिक रेडिएशंस के फॉर्म में एमिट होती है। और ये रेडिएशंस अगर हमारे अर्थ से टकराते हैं तो विद इन मंथ्स या इवन विद इन डेज हमारा पूरा ऑक्सीजन कवर्ड ओजोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट पूरा अर्थ विद इन मिनट्स फ्राई हो जाएगा। वैसे एज डिजास्ट्रस एज इट मे लुक, ब्लैक होल्स हर बार सिर्फ तबाही नहीं मचाते, कभी कभी वो कुछ क्रिएट भी करते हैं, क्योंकि इतना सारा मैटर जब एमिट होता है ना, तब वो इवेंचुअली कूल होकर नए गैलेक्सीज बना देता है, और नए गैलेक्सीज में नए प्लैनेट्स होते हैं, और नए प्लैनेट्स में अर्थ जैसे प्लैनेट्स होते हैं, और अर्थ जैसे प्लैनेट्स में हम होते हैं। आई नो, वैसे तो आपकी ब्लैक होल्स के बारे में सुनकर काफी फटी पड़ी होगी, लेकिन धोंदू जस्ट चिल। हमारे प्लैनेट से सबसे नजदीकी ब्लैक होल HR 6819 अगर एक्सप्लोड भी होता है ना, तब भी उससे निकलने वाली रेडिएशंस को हम तक पहुंचने में अराउंड 1000 इयर्स लग जाएंगे। सो चिल, हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है जो हम यूज कर सकते हैं ऐसे ही किसी यूनिक क्वेश्चन का जवाब ढूंढने और अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने। यू नो, क्वेश्चन लाइक क्या होगा अगर हमारा अर्थ ही किसी ब्लैक होल में गिर जाए? वेल,
है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। देखते हैं आप में से कितने लोगों का जवाब सही निकलता है। विद दैट सेड फ्रेंड्स, अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और क्यूरियोसिटी बुझाने वाले वीडियोस मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहूंगा। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।